तो दोस्तों, टेट और सुपर टेट की दृष्टि से या जो अन्य वनडे एग्ज़ाम है उनकी दृष्टि से आज जो ये वीडियो आपको दिया जा रहा है वो बंदरगाह से संबंधित आपको वीडियो दिया जा रहा है। क्योंकि आगे टेट भी होना है, सुपर टेट भी होना है या आने वाले समय में लेखपाल वीडियो या जो अन्य एग्ज़ाम होंगे वनडे एग्ज़ाम की दृष्टि से ये जो आज आपको वीडियो दिया जा रहा है बंदरगाह से संबंधित वीडियो दिया जा रहा है। हर एग्जाम में बंदरगाहों से प्रश्न बनते ही हैं और भारत के जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। तो बंदरगाह या पोर्ट या इसी को नाम दिया जाता है बंदरगाह या इसको बंदरगाह कहा जाता है या इसको पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। बंदरगाह या पत्तन इसके हिंदी में नाम है। अब भारत में इसकी लोकेशन देख लेते हैं थोड़ी सी। चूँकि बंदरगाह होंगे तो निश्चित है जलीय भाग या समुद्र तट से संलग्न जो क्षेत्र होंगे वहीं पर होंगे। आंतरिक भाग में तो बंदरगाह नहीं होंगे। तो जो समुद्र तटीय क्षेत्र ये जो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है इससे संलग्न जो जलीय भाग हैं वो हिंद महासागर के ही भाग हैं। ये वाला जो भाग है ये बंगाल की खाड़ी है यानी कि बे ऑफ बंगाल है। ये बे ऑफ बंगाल है यानी कि ये भारत का पूर्वी तटीय क्षेत्र है और ये भारत का पश्चिमी तटीय क्षेत्र है। और ये वाला जो क्षेत्र है वो अरब सागर है। ये अरब सागर वाला क्षेत्र है। नीचे जो लगा होगा जो क्षेत्र ये हिंद ओशियन होगा यानी कि जो प्रायद्वीपीय नाम से दिया गया है प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय का मतलब हो गया कि ऐसा स्थल खंड जो तीनों ओर से जलीय भाग से घिरा होता है, तीनों ओर से जलीय भाग से घिरा होता है। ऐसे क्षेत्र को, ऐसे स्थल खंड को नाम दिया जाता है प्रायद्वीप या इंग्लिश में पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रायद्वीपीय भारत है। ये भारत का पश्चिमी तटीय क्षेत्र है। ये भारत का पूर्वी तटीय क्षेत्र है। पश्चिमी तटीय क्षेत्र से संलग्न जो जलीय भाग है वो अरब सागर है और जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है इससे संलग्न जो क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी है। अब यहाँ से जो प्रमुख भारतीय या जो भारत के प्रमुख जो बंदरगाह हैं उनकी लोकेशन देखिएगा। तो पहले हम देख लेते हैं अरब सागर के तट पर अवस्थित जो बंदरगाह हैं उनकी लोकेशन देख लेते हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये गुजरात राज्य है। ये जो पूरा क्षेत्र है ये गुजरात राज्य है। यहाँ तक इसकी लोकेशन बनेगी। तो ये गुजरात राज्य है। गुजरात राज्य में ये वाला जो क्षेत्र है ये जो प्रायद्वीपीय जैसी संरचना दिख रही है इसको नाम दिया जाता है कच्छ प्रायद्वीप के नाम से इसे जाना जाता है कच्छ प्रायद्वीप। ये कच्छ प्रायद्वीप है और ये वाला जो क्षेत्र है इसको काठियावाड़ प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है या काठियावाड़ प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो कच्छ का प्रायद्वीप और जो काठियावाड़ प्रायद्वीप है इनका संबंध गुजरात राज्य से है। अब लोकेशन में देखिएगा ये वाला जो क्षेत्र है ये कच्छ की खाड़ी है यानी कि गल्फ ऑफ कच्छ है। ये गल्फ ऑफ कच्छ ये कच्छ की खाड़ी है। ये कच्छ की खाड़ी वाला ये वाला जलीय भाग है ये कच्छ की खाड़ी है। कच्छ की खाड़ी का संबंध गुजरात राज्य से है। और यहाँ की लोकेशन देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है ये खंबात की खाड़ी है। ये खंबात की खाड़ी है, शॉर्ट में नाम लिख रहे हैं खंबात की। ये वाला जो जलीय भाग है खंबात की खाड़ी है। खाड़ी हों सागर हों ये चूँकि महासागरों के ही भाग होते हैं तो यहाँ पर खंबात की खाड़ी कच्छ की खाड़ी ये जो छोटे छोटे जलीय भाग हैं वो अरब सागर के ही भाग हैं। अब लोकेशन चूँकि दिखाना है जो बंदरगाह हैं उनके बारे में। तो गुजरात राज्य में दो विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह हैं। एक तो जो कच्छ की खाड़ी है, चूँकि कच्छ की खाड़ी से ही संलग्न दोनों जो विश्व प्रसिद्ध गुजरात राज्य के बंदरगाह हैं वो दोनों ही हैं। यहाँ पर आइएगा तो एक बंदरगाह है चूँकि बिल्कुल कच्छ की खाड़ी के तट पर ही है और उसका नाम है कांडला नाम का एक बंदरगाह है। कांडला पोर्ट है, कांडला बंदरगाह है। जो कांडला बंदरगाह है वो कच्छ की खाड़ी के तट पर अवस्थित बंदरगाह है और जो क्षेत्र होगा वो कच्छ प्रायद्वीपीय क्षेत्र होगा। जो कांडला बंदरगाह है ये भारत का एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह है। यदि विशेषताओं में जाएं तो जो कांडला बंदरगाह है ये भारत का एकमात्र
ज्वारीय बंदरगाह है, ज्वारीय पोर्ट है। और दूसरी विशेषता इसमें जाएं तो जो काडला बंदरगाह है, हाल ही में इसका नया नाम दिया गया है, यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शॉर्ट में नाम लिख रहे हैं। तो भारत का एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह है और साथ में जो काडला बंदरगाह का नाम बदल दिया गया है, नया नाम हो गया है, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसका नाम हो गया है। तो जो काडला बंदरगाह है वो गुजरात राज्य से संबंधित हैं, कच्छ प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अवस्थित है, कच्छ की खाड़ी के तट पर अवस्थित है। अब यहाँ से आएगा तट से होते हुए, तो ये भी कच्छ की खाड़ी वाला ही क्षेत्र है। कच्छ की खाड़ी से तट से थोड़ा अंदर स्थलीय भाग में अवस्थित है, लेकिन जुड़ा हुआ है, थोड़ा दूर है। बंदरगाह का नाम है जामनगर। ये जामनगर नाम का एक बंदरगाह है। जामनगर जो रिलायंस कंपनी है इसका निजी बंदरगाह है। रिलायंस जो कंपनी है, रिलायंस तेल शोधन कारखाना भी यहाँ पर लगाया गया है। तो रिलायंस का जो जामनगर तेल शोधन कारखाना है, जामनगर बंदरगाह है, दोनों ही निजी क्षेत्र के हैं, रिलायंस कंपनी के हैं। तो जो दूसरा प्रमुख बंदरगाह है वो जामनगर बंदरगाह है। इसके अलावा गुजरात राज्य में छोटे छोटे बंदरगाह हैं, जो स्थानीय बंदरगाह हैं वो भी यहाँ पर तट पर अवस्थित हैं। लेकिन हम एग्जाम की दृष्टि से प्रमुख बंदरगाह यानी कि प्रमुख बंदरगाहों के बारे में फोकस कर रहे हैं। तो ये जो दो प्रमुख बंदरगाह हो गए हैं, काडला और जामनगर बंदरगाह गुजरात राज्य के हैं। अब यहाँ से आइएगा, तट से होते हुए यहाँ पर आइएगा, बंदरगाह बहुत सारे मिलेंगे। यहाँ से चले आइएगा तो आप यहाँ पर जो महाराष्ट्र वाला राज्य होगा, महाराष्ट्र वाले राज्य में आइएगा तो ये वाला जो क्षेत्र मिलेगा वो महाराष्ट्र का मिलेगा। और महाराष्ट्र में दो विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह हैं, यानी कि जो प्रारंभ में जो पुराना बंदरगाह है यहाँ पर तट से संलग्न यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, वो बॉम्बे नाम का एक बंदरगाह है, यानी कि बॉम्बे पोर्ट है, बॉम्बे बंदरगाह है। और बॉम्बे चूँकि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, आयात निर्यात की दृष्टि से सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो इस बंदरगाह का यानी कि जो लोड है वो बढ़ गया था। तो जिस कारण से जस्ट उसी के बगल में एक बंदरगाह और वहीं पर विकसित कर दिया गया है, नहासोबा नाम का एक ये बंदरगाह है, ये भी विकसित कर दिया गया है। तो जो नहासोबा बंदरगाह है इसका एक नाम और है, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो बॉम्बे बंदरगाह या नहासोबा बंदरगाह, दोनों बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में हैं। और जो बॉम्बे बंदरगाह है ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, आयात निर्यात की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बॉम्बे बंदरगाह है। और उसी के बगल में जो नहासोबा है या जो पंडित जवाहरलाल नेहरू उसका दूसरा नाम है। तो ये दोनों बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य के हो गए हैं। अब नीचे आइएगा तो नीचे आएंगे तो छोटा सा यानी कि राज्य होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य ही है। और यहाँ पर एक बंदरगाह मिलेगा, मर्मगोवा नाम का एक बंदरगाह मिलेगा, मर्मगोवा नाम का एक बंदरगाह मिलेगा। नाम से ही लग रहा है कि गोवा राज्य का ही होगा। तो जो मर्मगोवा नाम का बंदरगाह है गोवा राज्य में है। उसके अलावा तट से नीचे चले जाएंगे तो कर्नाटक राज्य में आप जब पहुंचेंगे तो कर्नाटक राज्य में एक बंदरगाह मिलेगा, मंगलौर नाम से एक बंदरगाह मिलेगा। जहां पर केरल है, केरल का जस्ट बॉर्डर लगा होगा उसके जस्ट ऊपर है ये मंगलौर नाम का बंदरगाह है। तो जो मंगलौर या न्यू मंगलौर नाम का जो बंदरगाह है ये कर्नाटक राज्य में है। तो मंगलौर कर्नाटक राज्य का हो गया है। अब उसके बाद आइएगा तो नीचे जाएंगे तो जो तटीय क्षेत्र मिलेगा वो भारत के केरल राज्य का तटीय क्षेत्र लगा होगा। और केरल में जाएंगे तो एक बंदरगाह आपको मिलेगा, कोचीन या कोच्चि नाम का बंदरगाह है। तो कोचीन या कोच्चि नाम का बंदरगाह है। तो कोच्चि नाम का जो बंदरगाह है वो भारत के जो केरल राज्य है इसमें अवस्थित है। कोच्चि या कोचीन नाम का बंदरगाह है।
और इसकी विशेषता ये है कि भारत का एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जिसका सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम कंप्यूटराइज्ड हो गया था, यानी कि कंप्यूटराइज्ड, ये कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। तो भारत का जो प्रथम कंप्यूटरीकृत बंदरगाह है वो कोचीन या कोच्चि नाम का बंदरगाह है। तो यहाँ आइएगा, जो अरब सागर से संलग्न जो भारत के राज्यों के तटीय क्षेत्र हैं उन पर अवस्थित जो बंदरगाह हैं ये प्रमुख बंदरगाह हैं। अरब सागर के तट के या पश्चिमी घाट से संलग्न गुजरात राज्य में अवस्थित जो भी अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी है। अब आइएगा, जो बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है और यह जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है यहाँ पर अवस्थित जो प्रमुख बंदरगाह हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो आप यहाँ कोचीन तक पहुँचे हैं, यानी कि केरल राज्य में पहुँचे हैं। लास्ट में आपको मिलेगा कन्याकुमारी जो तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आता है, यानी कि ये जो क्षेत्र लग गया है, ये जो क्षेत्र लगा है ये तमिलनाडु राज्य का लगा हुआ है, ये तमिलनाडु राज्य का ये क्षेत्र लगा हुआ है। तो जो मन्नार की खाड़ी वाला क्षेत्र है, मन्नार की खाड़ी में यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है मन्नार की खाड़ी है, यहाँ पर एक बंदरगाह मिलेगा जिसका नाम है तूतीकोरिन। ये तूतीकोरिन नाम का एक बंदरगाह है, तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है, मन्नार की खाड़ी के तट पर अवस्थित है, पूर्वी तटीय क्षेत्र से संलग्न है या संबंधित है। अब इसके थोड़ा ऊपर जाएंगे तो पाक जल संधि को पार करते हुए, धनुषकौडी से होते हुए पाक जल संधि को पार करते हुए इस क्षेत्र में जाएंगे तो एक, चूँकि प्राच्य यानी कि पुराना बंदरगाह है और पहले इसका नाम मद्रास था, वर्तमान में इसका नाम चेन्नई हो गया है। ये चेन्नई नाम का एक पोर्ट है, बंदरगाह है। तो तूतीकोरिन और चेन्नई दोनों तमिलनाडु राज्य के बंदरगाह हैं। चेन्नई का इसी तरह से जैसे बॉम्बे का लोड ज़्यादा हो गया था, इसी प्रकार से चेन्नई का भी लोड ज़्यादा हो गया था एक्सपोर्ट इंपोर्ट की दृष्टि से। तो यहाँ पर इसी के जस्ट उत्तर में एक छोटा सा बंदरगाह और विकसित कर दिया इसका भार कम करने के लिए, और बंदरगाह का नाम है एन्नौर नाम का एक पोर्ट है, एन्नौर बंदरगाह है। ये एन्नौर नाम का बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह के जस्ट उत्तर में है। तो ये एन्नौर नाम का एक बंदरगाह है, पुलिकट झील के जस्ट नीचे वाला जो क्षेत्र है वो एन्नौर बंदरगाह का है। अब यहाँ से आइएगा, जितने भी आपको बंदरगाह दिखाए हैं वो प्राकृतिक बंदरगाह के रूप में हैं, लेकिन भारत का एकमात्र जो चेन्नई बंदरगाह है वो कृत्रिम बंदरगाह के रूप में है। कृत्रिम बंदरगाह के रूप में, कृत्रिम और प्राकृतिक क्या होते हैं ये लिस्ट पूरी आपको देने के बाद अभी डायग्राम आपको दे देंगे कि किसको बंदरगाह प्राकृतिक, नेचुरल या आर्टिफिशियल जिसे कहा जाता है। तो जितने बंदरगाह दिए हैं सब प्राकृतिक हैं। चेन्नई बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह का उदाहरण है भारत में। एन्नौर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में थे। अब इससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो जो क्षेत्र मिलेगा वो आंध्र प्रदेश राज्य का लग जाएगा। आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो चूंकि विकसित अभी किया जा रहा है, यहाँ पर एक छोटा सा यानी कि बंदरगाह विकसित निर्माणाधीन है मछलीपट्टनम। ये मछलीपट्टनम नाम का एक बंदरगाह है। इसी के थोड़ा ऊपर जाएंगे तो काकीनाडा, एक काकीनाडा नाम का एक बंदरगाह है। इन दोनों पर वृहद स्तर पर कार्य चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है, चूँकि स्थानीय बंदरगाह तो बहुत पहले से ही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह बनाने का कार्य चल रहा है, निर्माणाधीन है। तो मछलीपट्टनम और काकीनाडा दोनों आंध्र प्रदेश के बंदरगाह हैं। अब इसके बाद ऊपर जाएंगे तो एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह यहाँ पर आपको मिलेगा और उसका नाम है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम नाम का एक बंदरगाह है और भारत का एकमात्र बंदरगाह है। इसकी विशेषता ये है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। तो भारत का सबसे जो गहरा बंदरगाह है वो गहरा बंदरगाह का नाम क्या है? विशाखापट्टनम बंदरगाह है।
और जो विशाखापट्टनम नाम का जो बंदरगाह है, चूँकि जो क्या है कि जो बंगाल की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से ज़्यादा प्रभावित रहता है। किसकी अपेक्षा? अरब सागर की अपेक्षा, यानी कि बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का प्रभाव ज़्यादा रहता है। तो ये चूँकि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का प्रभाव तटीय क्षेत्र में ही रहता है, तो जो विशाखापट्टनम नाम का बंदरगाह है, इस बंदरगाह के जस्ट बिल्कुल सामने यानी कि समुद्री क्षेत्रों में कुछ दूरी पर एक डॉल्फिन नाम की एक चट्टान है, बड़ी सी चट्टान है। तो डॉल्फिन चट्टान से ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से इसका बचाव हो जाता है। तो डॉल्फिन नाम की चट्टान के द्वारा चक्रवातों से इसका बचाव हो जाता है। तो मछलीपट्टनम, काकीनाडा, विशाखापट्टनम, इनमें से विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, आंध्र प्रदेश राज्य में है। तो विशाखापट्टनम जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है, आंध्र प्रदेश के बाद अब चलेंगे उड़ीसा राज्य में। तो उड़ीसा राज्य में पहले आपको मिलेगी चिल्का झील। चिल्का झील के थोड़े और उत्तर में जाएंगे तो यहाँ पर एक बंदरगाह मिलेगा जिसका नाम है पारादीप नाम का एक बंदरगाह है, पारादीप। तो उड़ीसा राज्य का जहाँ पर भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार तटीय क्षेत्र में है, उसी से संलग्न जो बंदरगाह है उसका नाम पारादीप नाम का बंदरगाह है। और जो पारादीप बंदरगाह है वो किस राज्य का हो गया है? उड़ीसा राज्य का हो गया है। तो उड़ीसा राज्य में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो बंदरगाह है वो पारादीप बंदरगाह है। अब आइएगा, इम्पोर्टेंट यही है, जो वेस्ट बंगाल वाला जो क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर दो विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह मिलेंगे। तो जो एक बंदरगाह आपको मिलेगा वो तटीय क्षेत्र में ही मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। चूँकि ये वाला जो क्षेत्र है ये गंगा नदी का डेल्टाई क्षेत्र फैला हुआ है। इसी डेल्टाई क्षेत्र के जस्ट बगल में एक बंदरगाह मिलेगा जिसका नाम है हल्दिया नाम का एक बंदरगाह है, हल्दिया बंदरगाह है। तो ये समुद्री तट पर अवस्थित है। अब इसके बाद जो कोलकाता नाम का बंदरगाह है, इसकी विशेषता ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से आएगा तो ये जो गंगा नदी है, गंगा नदी की जो दो शाखाओं में बट जाती है, पश्चिम बंगाल में चली जाती है उसका नाम है पद्मा, और जो भारत में आती है उसका नाम है हुगली, जो पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में बहती है। तो ये जो गंगा नदी है ये दो भागों में बट जाती है। बांग्लादेश में जो शाखा जाती है उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, और जो पश्चिम बंगाल में जो शाखा बहती है उसे हुगली के नाम से जाना जाता है। और हुगली के तट पर ही आंतरिक भाग में पहले आपको यहाँ पर डायमंड हार्बर मिलेगा, यानी कि डायमंड हार्बर मिलेगा। और जस्ट डायमंड हार्बर के उत्तर में यहाँ पर नदी के तट पर विश्व प्रसिद्ध जो बंदरगाह है वो कोलकाता नाम का बंदरगाह है, और यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिएगा, जितने भी बंदरगाह थे सब समुद्री तट पर अवस्थित थे। यह बंदरगाह ऐसा है जो आंतरिक भाग में है लेकिन नदी के तट पर अवस्थित है। तो भारत का एकमात्र नदीय बंदरगाह है, ये नदीय बंदरगाह है, नदीय पोर्ट है। और यहाँ से प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावना रहती है। निम्न में से कौन सा नदीय बंदरगाह है? तो पश्चिम बंगाल में जो कोलकाता नाम का बंदरगाह है, ब्रिटिश काल में सबसे पहले ज़्यादा जो विकास हुआ था, ब्रिटिश काल में ये सबसे बड़ा बंदरगाह था एक्सपोर्ट इंपोर्ट की दृष्टि से। तो ब्रिटिश लोगों ने सबसे ज़्यादा विकास कोलकाता बंदरगाह का किया था, और बड़ा बंदरगाह भी था उस समय में। तो भारत का एकमात्र नदीय बंदरगाह है। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो समुद्र के तट पर अवस्थित बंदरगाह होंगे वो खारे पानी के बंदरगाह होंगे, और जो नदी के तट पर होगा वो मीठे पानी का बंदरगाह होगा। तो जो नदीय बंदरगाह होंगे वो निश्चित है कि वो मीठे पानी के तट पर अवस्थित बंदरगाह होंगे। तो ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि जितने भी बंदरगाह हैं, चूँकि समुद्र का जल होता है वो खारा होता है, तो जितने भी बंदरगाह हैं वो समुद्र के तट पर अवस्थित हैं, लेकिन यह नदी के तट पर अवस्थित है। तो मीठे जल का बंदरगाह के नाम से भी जाना जा सकता है, नदीय बंदरगाह तो है ही।
तो ये भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं और हाल ही में जो कोलकाता बंदरगाह है एक इसे नया नाम दे दिया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। और ये नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कलकत्ता या कोलकाता बंदरगाह का नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है, जैसे काडला बंदरगाह का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय इससे पहले कर दिया गया था। इसी तरह से कोलकाता बंदरगाह का नया नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम से इसे अब जाना जाने लगा है। तो नया नाम भी पूछे जा सकते हैं। जो विशेषताएं आपको लिखाई हैं या जो आपको बताई गई हैं, कृत्रिम बंदरगाह है, बड़ा बंदरगाह है, कंप्यूटराइज बंदरगाह है, नदीय बंदरगाह है या गहरा बंदरगाह है, तो जो भी विशेषताएं आपको लिखाई गई हैं या जो आपको समझाई गई हैं, तो ये भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों के रूप में हैं। अब बात आती है कि जो कृत्रिम बंदरगाह है और जो प्राकृतिक बंदरगाह है, तो जो कृत्रिम और प्राकृतिक जो बंदरगाह होते हैं, तो देखिएगा दो शब्द आते हैं बंदरगाहों में। एक शब्द तो आता है डॉक और एक शब्द आता है यार्ड। एक शब्द लिखा हुआ आता है, एक शब्द होता है डॉक होता है और एक शब्द होता है यार्ड होता है। डॉक और यार्ड में थोड़ा सा अंतर समझ लीजिएगा, तब आपको कृत्रिम और प्राकृतिक बंदरगाह के रूप में समझ में आ जाएगा। तो जहाँ से यानी कि जहाँ से जैसे मान लीजिएगा यहाँ से ये समुद्र तटीय क्षेत्र लगा हुआ है, ये सागर या समुद्र तट का क्षेत्र है, सागर है, तो यहाँ तक जो जहाज होगा वो यहाँ तक आ जाएगा, इस क्षेत्र तक आ जाएगा। और ये वाला जो क्षेत्र होगा ये प्राकृतिक चट्टान के रूप में होगा। जिस बंदरगाह का ये जो जहाँ तक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए जहाज जहाँ पर खड़ा किया जाता है, वहाँ की जो संरचना होगी यदि वो प्राकृतिक चट्टान से निर्मित है, रेंडिंग पेंडिंग का कार्य तो होगा ही, लेकिन जो प्राकृतिक चट्टान उस क्षेत्र में है तो उसको जहाँ पर जहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर दिया जाता है या होता है, जहाँ पर जहाज खड़े होते हैं उसको नाम दिया जाता है डॉक। तो जहाँ पर डॉक बनाया जाता है उसकी जो चट्टानी संरचना इनकी प्राकृतिक रूप में है, तो उसे नाम दिया जाएगा प्राकृतिक बंदरगाह के नाम से दिया जाएगा। और यदि प्राकृतिक चट्टान नहीं है, कंक्रीट और सीमेंट के द्वारा निर्मित ये डॉक है, तब उसको नाम दिया जाएगा कृत्रिम बंदरगाह। तो जो चेन्नई पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट के पास प्राकृतिक चट्टानी संरचना नहीं है, कंक्रीट और सीमेंट से निर्मित डॉक है, उसे नाम दिया गया है कृत्रिम बंदरगाह। अब जो दूसरा शब्द आता है यार्ड, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का कार्य तो डॉक से ही होगा, तो सभी जहाज़ों को एक साथ तो लगाया नहीं जाएगा। कुछ जहाज़ जो होंगे जो खाली होंगे वो साइड में खड़े कर दिए जाएंगे। तो जो खाली जहाज़ होते हैं, वो जो खाली जहाज़ यानी कि खाली जो शिप होते हैं या जहाज़ होते हैं, जहाँ उनको खड़ा किया जाता है वहाँ उस स्थान को नाम दिया जाता है यार्ड के नाम से उसे जाना जाता है। तो दो शब्द पोर्ट में आए हैं, एक तो डॉक और दूसरा यार्ड। समझ में आ गए होंगे, कृत्रिम और प्राकृतिक बंदरगाह समझ में आ गए होंगे। तो ये जो बंदरगाह आपको दिख रहे हैं अरब सागर के तट के बंदरगाह हैं। जितने बंदरगाह आपको यहाँ पर दिख रहे हैं पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के तट पर अवस्थित बंदरगाह हैं। बंदरगाहों की क्या क्या मुख्य विशेषताएं भी आपको डायग्राम में दिखा दी गई हैं। तो ये जो बंदरगाह है, पत्तन या पोर्ट वाला जो वीडियो आपको दिया गया है, टेट, सुपर टेट, अन्य वनडे एग्जाम की दृष्टि से आपको दिया गया है। इसी क्रम में टेट और सुपर टेट या अन्य वनडे एग्जाम की दृष्टि से और भी आपको झील या जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं उनके बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। तब तक के नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।